नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एससी की पूर्व परीक्षाओं में सामान्य हिंदी के विषय लेखक और रचनाओं से संबंधित जो प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको देख रहे हैं। ये वीडियो भाग 1 है। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए इसको कई भाग में बना दिया गया है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी क्या है? आपको बताना है हिंदी की आदि जननी क्या है। पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है अपभ्रंश, चौथा है प्राकृत। ठीक है, तो ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2016 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा संस्कृत। तो हिंदी की आदि जननी जो है वो संस्कृत है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत जो है ये पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंची, फिर अपभ्रंशित होकर ये प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 3। ठीक है, ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 की द्वितीय पाली में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 खंडों में। ठीक है, तो हिंदी साहित्य को कितने खंडों में बांटा गया है? 4 खंडों में, 4 कालखंडों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 कालखंड है? पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल। तो ये 4 कालखंड जो हैं इनको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? इसमें पूछा गया है, तिथि पूछी गई है। पहला ऑप्शन है 1850 ईस्वी से, दूसरा है ऑप्शन 1700 ईस्वी से, तीसरा ऑप्शन है 1750 ईस्वी से, चौथा ऑप्शन है 1900 ईस्वी से। तो बताना है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1850 ईस्वी से जो है आपका हिंदी का आधुनिक काल माना जाता है। यह प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद परीक्षा 2018 की प्रथम पाली में। अगला प्रश्न देखते हैं, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, दूसरा ऑप्शन है अपभ्रंश साहित्य में, तीसरा ऑप्शन है अमीर खुसरो की पुस्तकों में और चौथा ऑप्शन है जयभट्ट के शिलालेखों में। तो सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग कहाँ हुआ था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयभट्ट के शिलालेखों में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पहला ऑप्शन है गुरुमुखी, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मी, तीसरा ऑप्शन है देवनागरी, चौथा है सौराष्ट्री। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि में जो है लिखी जाती है हिंदी भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पहला ऑप्शन है सदल मिश्र ने, दूसरा ऑप्शन है श्रद्धाराम फिलौरी ने, तीसरा ऑप्शन है लल्लूलाल ने, चौथा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ने। तो किसने किया था हिंदी का प्रचार पंजाब में? सही उत्तर हो जाएगा श्रद्धाराम फिलौरी ने। और इन्होंने जो है ओम जय जगदीश हरे जो आरती है वो भी इनके द्वारा उसकी रचना की गई है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? पहला ऑप्शन है अपभ्रंश, दूसरा है पंजाबी, तीसरा ऑप्शन है प्राकृत, चौथा ऑप्शन है संस्कृत। तो कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंजाबी जो है ये एक प्राचीन भाषा नहीं, जबकि अपभ्रंश, प्राकृत और संस्कृत जो है ये आपका प्राचीन भाषाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? अभी हमने देखा था हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो नहीं है। पहला ऑप्शन आधुनिक काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है संयुक्त काल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त काल जो है वो हिंदी साहित्य का काल में नहीं आता है। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में। इसके विषय में कुछ व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में विद्वानों में मतभेद है। सर्वमान्य रूप से अगर देखा जाए तो ये विभाजित किए गए हैं आदिकाल जिसे हम कहते हैं वीर गाथा काल, जिसमें पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी, दूसरा है पूर्व मध्यकाल जिसे हम भक्ति काल कहते हैं, तीसरा है उत्तर मध्यकाल जिसे हम रीतिकाल कहते हैं और चौथा आपका है आधुनिक काल जिसे हम गद्य काल भी कहते हैं। संयुक्त काल जो है वो इसमें कोई विभाजन में नहीं आता है। तो ये ज़रूर कालखंड याद रखिएगा। ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में अक्सर सामान्य हिंदी में पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल। सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा आदिकाल में। ठीक है, तो आदिकाल में रचना की गई पृथ्वीराज रासो की। और आप जानते हैं आदिकाल को आप वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। यूपी ट्रिपल एससी की सम्मिलित अवर अध्ययन परीक्षा 2017 में ये प्रश्न आया था। इसके बाद हम देखते हैं कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? ये किस काल से संबंधित है? पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ये जो है संबंधित हैं भक्ति काल से। कौन कौन से? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, ये सब संबंधित हैं भक्ति काल से। अगला है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है।
पहला ऑप्शन है आपका 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, दूसरा ऑप्शन है आपका 1000 ईस्वी से 21वीं तक, तीसरा ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, और चौथा ऑप्शन है आपका 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो बताना है कि भारतीय आर्य भाषा काल जो है वो किस काल के मध्य है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल है ये आर्य भाषा काल है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है। पहला ऑप्शन है भाग, दूसरा ऑप्शन है भाष, तीसरा है वाक, चौथा है बद। तो भाषा जो बनी है वो किससे बनी है, वो भाष धातु से बनी है। और भाष धातु में जब हम आ का प्रत्यय लगा देते हैं, बड़े आ का प्रत्यय लग जाता है, तो इससे भाषा बनी। लिपि की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है भाषा बोलने में, दूसरा ऑप्शन है भाषा लिखने में, तीसरा ऑप्शन है भाषा संकेत में, चौथा ऑप्शन है तीनों में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लिपि का जो आवश्यकता होती है, भाषा को लिखने में आवश्यकता होती है लिपि की। ये प्रश्न आया था UPSSC जूनियर इंजीनियर तकनीकी भर्ती परीक्षा 2016 में। व्याख्या देख लेते हैं। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखित या चित्रित करना। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो ही लिपि कहलाती है। अगला प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। पहला ऑप्शन है लिपि से, दूसरा ऑप्शन है व्याकरण से, तीसरा ऑप्शन है लिखित भाषा से, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा व्याकरण। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, व्याकरण से होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो को, दूसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, तीसरा ऑप्शन है गंगा कवि को, चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद को। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इनके विषय में कुछ व्याख्या देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है, कहा जाता है। उन्होंने नाटकों, निबंध और आदि माध्यम से हिंदी गद्य लेखन को आगे बढ़ाया। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे। पहला ऑप्शन है रामानंद, दूसरा ऑप्शन है रामदास, तीसरा ऑप्शन है वल्लभाचार्य, चौथा ऑप्शन है विट्ठलनाथ। तो ये प्रश्न आया था UPSSC ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2016 में। सूरदास के गुरु बताने कौन है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, वल्लभाचार्य जो थे ये सूरदास के गुरु थे। कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या देख लेते हैं। वल्लभादास जो थे पुष्टि मार्ग की स्थापना इन्होंने की थी। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। वल्लभाचार्य की पूर्व मीमांसा भाष्य इन्होंने लिखी, गायत्री भाष्य लिखी, पत्रावलंबन लिखी, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरसागर के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है विद्यापति, दूसरा ऑप्शन है जयदेव, तीसरा ऑप्शन है तुलसीदास, चौथा ऑप्शन है सूरदास। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सूरदास जो थे ये सूरसागर के रचयिता थे। ये प्रश्न आया था UPSSC ग्राम विकास अधिकारी 2018 की चतुर्थ पाली में। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। भक्तिकाल की सगुण मार्गी कृष्ण काव्यधारा के कवि थे सूरदास। सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी थी, सूरसागर थी, सूरसारावली थी और साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। पहला ऑप्शन आपका है बिहारी, दूसरा ऑप्शन है सूरदास, तीसरा है कबीरदास, चौथा है तुलसीदास। तो कौन सा भक्तिकालीन कवि नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिहारी। बिहारी जो है ये भक्तिकालीन कवि नहीं है बल्कि क्या है, ये रीतिकाल के कवि हैं। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, 700 दोहों का संकलन है। इनमें दोहों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा ऑप्शन है बिहारी, चौथा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। तो रीतिकाल का कवि कौन है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिहारी जो है वो रीतिकाल के कवि हैं और इन्होंने बिहारी सतसई की रचना की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। पहला ऑप्शन है रामचरितमानस, दूसरा ऑप्शन है गीतावली, तीसरा ऑप्शन है श्री कृष्ण गीतावली, चौथा ऑप्शन है भक्तमाल। यह प्रश्न आया था UPSSC अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 की चतुर्थ पाली में। सही उत्तर क्या हो जाएगा, भक्तमाल जो है ये तुलसीदास की रचना नहीं है, जबकि किसकी रचना है, भक्तमाल जो है रचना है नाभादास की रचना है। ठीक है, इसके अलावा रामचरितमानस तुलसीदास की है, गीतावली तुलसीदास की है, श्री कृष्ण गीतावली भी तुलसीदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं। पहला ऑप्शन है गुजरात से, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र से, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, चौथा असम ऑप्शन है असम से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद और हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। पहला ऑप्शन है सगुण, दूसरा है सूफी मतवादी, तीसरा ऑप्शन है वैष्णव मतवादी, चौथा ऑप्शन है निर्गुण।
ठीक है, तो ये प्रश्न आया था UPSSC आबकारी पर सिपाही परीक्षा में 2016 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? निर्गुण भक्ति के जो है कबीर की भक्ति का स्वरूप कैसा है? निर्गुण भक्ति है। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। कबीर की भक्ति कैसी है? भक्ति का स्वरूप है निर्गुण। ठीक है, वह निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। बीजक उनकी जो है रचना है। कबीर की भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी है, सदुक्कड़ी कहा जाता है इनकी। अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? पहला ऑप्शन है ब्रज, दूसरा ऑप्शन है खड़ी बोली, तीसरा ऑप्शन है कन्नौजी, चौथा ऑप्शन है सदुक्कड़ी। अभी हमने देखा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका होगा सदुक्कड़ी। ठीक है, तो सदुक्कड़ी जो है वो कबीर की भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? पहला ऑप्शन है आपका कवि वचन सुधा, दूसरा ऑप्शन है उद्दंत मार्तंड, तीसरा ऑप्शन है हरीश चंद्र पत्रिका और चौथा ऑप्शन है सरस्वती। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उद्दंत मार्तंड जो था ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। उद्दंड मार्तंड की जो रचना की थी वो आपका की थी पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। कब की थी? 1826 में की थी। और ये कैसा पत्र था? ये एक साप्ताहिक पत्र था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? पहला ऑप्शन है नामवर सिंह को, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद को, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरीशचंद्र को और चौथा ऑप्शन है आपका निराला को। तो किसको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है नामवर सिंह को जो है ये आपका साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? पहला ऑप्शन है हिंदी से, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत से, तीसरा ऑप्शन है तमिल से, चौथा ऑप्शन है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर होगा संविधान की 8वीं अनुसूची में जो सभी भाषाएं, लगभग 22 भाषाएं हैं, उन सभी से ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध है। और इसके विषय में कुछ व्याख्या देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध जो है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं से है। ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं के किसी विख्यात साहित्यकार को ये प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, मधुशाला के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है निराला, दूसरा ऑप्शन है सूरदास, तीसरा ऑप्शन है बच्चन, चौथा ऑप्शन है जायसी। ठीक है, तो बहुत आसान सा प्रश्न है। कौन होगा सही उत्तर? बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण, दशद्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सब किसकी रचनाएं? ये हरिवंश राय बच्चन की हैं। इसमें नीड़ का निर्माण जो है इनकी आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं, जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? पहला ऑप्शन है निराला, दूसरा है प्रसाद, तीसरा है महादेव वर्मा, चौथा है पंत। सही उत्तर क्या हो जाएगा? निराला। ठीक है, तो ये जूही की कविता जो है रचना की है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य कविताएं भी हैं, जैसे राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? पहला ऑप्शन है कायाकल्प, दूसरा ऑप्शन है रंगभूमि, तीसरा ऑप्शन है कर्मभूमि, चौथा ऑप्शन है ध्रुव स्वामिनी। ये प्रश्न आया था UPSSC ग्राम पंचायत अधिकारी पुनर्परीक्षा 2016 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्रुव स्वामिनी जो है ये किसकी है? प्रेमचंद की रचना नहीं है, जबकि ये किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, और जबकि कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि जो किसकी हैं? ये सब प्रेमचंद की रचना है। व्याख्या देख लेते हैं। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक नाटक है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, जिसमें कायाकल्प है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, निर्मला है, गबन है, गोदान है, ये प्रमुख इनकी कुछ रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? पहला ऑप्शन है मीराबाई, दूसरा ऑप्शन है सूरदास, तीसरा है रसखान, चौथा है विद्यापति। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा सूरदास जो है वो अष्टछाप का कवि है। सूरदास गोस्वामी विठलनाथ ने संवत 1602 के लगभग अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और अपने 4 शिष्यों को लेकर अष्टछाप प्रसिद्ध भक्त कवियों की मंडली की स्थापना की। अष्टछाप कवियों में शामिल थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास, ये सब अष्टछाप कवियों में शामिल थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे? पहला ऑप्शन है बिहारी, दूसरा ऑप्शन है वाल्मीकि ऋषि, तीसरा है पिंगल ऋषि, चौथा है केशवदास। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका इसका? सही उत्तर होगा पिंगल ऋषि। ठीक है, तो पिंगल ऋषि जो है वो छंद के प्रणेता हैं। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन थे? पिंगल नाम के ऋषि थे। छंद को पिंगल के नाम से भी जाना जाता है। मात्रा वर्ण
को सूत्र में पिरोकर की गई रचना को क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। अगला प्रश्न है कछुआ धर्म और मारेसी मोहिक उठाव किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है अध्यापक पूर्ण सिंह की, दूसरा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, चौथा ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी की। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचनाएं हैं कछुआ धर्म और मारेसी मोहिक उठाव। इनकी अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं। इन्होंने ठीक है, उसने कहा था इनकी एक रचना है बुद्ध का कांटा, इनकी एक रचना है सुखमय जीवन, इनका एक रचना है घंटाघर भी इनकी रचना है, धर्मपरायण रीछ इनकी रचना है, पाठशाला इनकी रचना है, बुद्ध का कांटा इनकी रचना है, सुखमय जीवन देख चुके हैं, सुखमय जीवन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है चंद्रकांता के उपन्यासकार बताइए। पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा ऑप्शन है देवकी नंदन खत्री। ठीक है, तो चंद्रकांता जो उपन्यास है इसके कौन है उपन्यासकार? ये हैं आपके देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न है सूरज का सातवां घोड़ा की रचना बताना है किसकी है? पहला ऑप्शन है सूरज का सातवां घोड़ा रचना की विधा क्या है बताना है। पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा है आत्मकथा, तीसरा ऑप्शन है उपन्यास, चौथा ऑप्शन है निबंध संग्रह। तो सूरज का सातवां घोड़ा कैसी रचना है? ये एक उपन्यास है। ठीक है, तो ये प्रश्न आया था यूपीटीपीएससी सम्मिलित सहायक लेखाकार लेखा परीक्षा 2016 में। इसके विषय में कुछ व्याख्या देख लेते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा जो है ये किसकी उपन्यास है? ये धर्मवीर भारती का उपन्यास है जो कि 1952 में लिखा गया था। धर्मवीर भारती का अन्य उपन्यासों में आप जानते हैं एक गुनाहों के देवता है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, और 11 सपनों का देश भी इनकी एक रचना है। इसके अलावा अन्य देखते हैं उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी, दूसरा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, चौथा ऑप्शन है भगवान दास। ये प्रश्न आया था यूपीटीपीएससी ग्राम विकास अधिकारी 2018 की चतुर्थ पाली में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो अभी हमने देखा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अन्य रचनाएं भी देखी थी, तो उसने कहा था ये इनकी एक कहानी है। अगला प्रश्न है रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? पहला ऑप्शन है स्वर्णकाल, दूसरा उद्भव काल, तीसरा श्रृंगार काल, चौथा है संक्रांति काल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? रीतिकाल का एक अन्य नाम क्या है? ये इसे हम श्रृंगार काल भी कहते हैं। इसके विषय में कुछ व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रीतिकाल का नामकरण किया गया है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नामकरण किया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन जीवनी है? पहला ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, दूसरा ऑप्शन है चिंतामणि, तीसरा ऑप्शन है आवारा मसीहा, चौथा ऑप्शन है नीड़ का निर्माण फिर। तो इसमें से बताना है कौन सी जीवनी है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आवारा मसीहा। आवारा मसीहा जो है एक जीवनी है। आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर की कृति है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा विष्णु प्रभाकर की है। ये बांग्ला उपन्यासकार शरदचंद्र चटर्जी की जीवनी है। ठीक है, इसके अलावा अतीत के चलचित्र जो है ये महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। चिंतामणि जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। नीड़ का निर्माण फिर जो है ये हरिवंश राय बच्चे की क्या है? आत्मकथा है। अगला प्रश्न है एक दिन बैठे बैठे ये बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है बताना है। पहला ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जैसी, दूसरा ऑप्शन है मुंशी इंशा अल्लाह खां, तीसरा ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, चौथा ऑप्शन है सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये रचना जो है किसकी है? मुंशी इंशा अल्लाह खां की रचना है। और ये रचना किस में से ली गई है? ये रचना मुंशी इंशा अल्लाह खां की कृति रानी केतकी, ठीक है, रानी केतकी के कहानी संग्रह से ये पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? पहला ऑप्शन है कवि वचन सुधा, दूसरा ऑप्शन है सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है कल्पना, चौथा ऑप्शन है ज्ञानोदय। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा कवि वचन सुधा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पत्रिका प्रकाशित की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। अगला प्रश्न है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? पहला ऑप्शन है देश विशेष से, दूसरा ऑप्शन है क्षेत्र विशेष से, तीसरा ऑप्शन है जाति विशेष से, चौथा ऑप्शन है लोक विशेष से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंचलिक रचनाएं जो होती हैं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? पहला ऑप्शन है सतसई, दूसरा है रामलला नहचू, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, चौथा ऑप्शन है आला उदल। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा
पृथ्वीराज रासो। किसने रचना की थी? चंद्रबरदाई ने इसकी रचना की थी। और ये कब से संबंधित है? ये आदिकाल से संबंधित है। जो हिंदी के कालखंड आदिकाल, जिसे हम वीर गाथा काल भी कहते हैं, उससे संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? पहला ऑप्शन है परीक्षा गुरु, दूसरा ऑप्शन है आनंद मठ, तीसरा है गबन, चौथा है तितली। सही उत्तर क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु जो है ये प्रथम मौलिक उपन्यास है हिंदी का। इसके विषय में व्याख्या देख लेते हैं। लाला श्रीनिवास कृत परीक्षा गुरु, तो परीक्षा गुरु किसकी है? लाला श्रीनिवास की है, को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। आनंद मठ जो है रचना बंकिम चंद्र चटर्जी की है। गबन जो है मुंशी प्रेमचंद की है। और तितली जो है जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग में, दूसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग में, तीसरा ऑप्शन है छायावाद युग में, चौथा ऑप्शन है छायावादोत्तर युग में। तो किस युग में जो है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। व्याख्या देख लेते हैं। 1803 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। भारतेंदु युग कब से माना जाता है? 1868 से 1900 तक का युग जो है भारतेंदु युग माना जाता है। द्विवेदी युग जो है इसके बाद आता है, 1900 से 1920 तक का माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा ऑप्शन है रामविलास शर्मा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य की मुख्य भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल बताना है, कौन सा रहा है? पहला ऑप्शन है 1864 से 1938, दूसरा ऑप्शन है 1862 से 1935, तीसरा ऑप्शन है 1875 से 1947, चौथा ऑप्शन है 1854 से 1925। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल रहा है, सही उत्तर हो जाएगा 1864 से 1938 जो है ये इनका जीवन काल रहा है। अगला प्रश्न है, मर्यादा और टुडे के संपादक थे कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, तीसरा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो मर्यादा और टुडे के संपादक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर संपूर्णानंद जो थे ये मर्यादा और टुडे के संपादक थे। अगला प्रश्न है, पद्मिनी, चित्रणी, शंखनी और हस्तनी किसको संबोधित करते हैं? पहला ऑप्शन है नक्षत्र को, दूसरा ऑप्शन नायिकाएं हैं ये, तीसरा ऑप्शन राशियां हैं या चौथा ऑप्शन है कलाएं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये जो हैं ये नायिकाएं हैं, पद्मिनी, चित्रणी, शंखनी, हस्तनी। व्याख्या देख लेते। कवि केशव दास ने नायिकाओं के 4 प्रकारों का वर्णन किया है, जिसमें पद्मिनी है, चित्रणी है, शंखनी है और हस्तनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये भाग 1 था। भाग 2 इसके बाद आएगा जो कि रचनाएं और लेखक से संबंधित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए